भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का अनुमान जताया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी 7% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में यह 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9% और तीसरी चौथी तिमाही में 7% रह सकता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो तमाम फैसले रहे हैं उस पर और बात करने के लिए अश्विनी महाजन, आर्थिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, सबसे पहले तो इसकी जो 5 बड़ी बातें, अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था शानदार रफ्तार में चल रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की 5 बड़ी बातें इस पॉलिसी से की मीटिंग से जो बाहर निकल के आ रही हैं वो क्या हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई की दर जो है वो बहुत कंट्रोल में है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहे वो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, सभी महंगाई की मार से पीड़ित हैं और काफ़ी लंबे समय से बाकी दुनिया की तुलना में भारत ने अपनी महंगाई की दर को सीमा में रखा है। उसके कई कारण हैं। हमारे फिस्कल डेफिसिट काबू में है, हमने तेल सस्ता खरीदना शुरू किया है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के कारण, और साथ ही साथ हमारी फूड इन्फ्लेशन काबू में। तो इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहता है। इसके कारण पिछले लगभग कई मीटिंग्स में आरबीआई ने जो रेपो रेट को मेंटेन रखा है, एक बात। दूसरा, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वो चीन से भी आगे है और बाकी मुल्कों से भी। तो इसलिए एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को एक बहुत बड़ा एक मौका देती है, अवसर देती है और साथ ही साथ एक उत्साह भी देती है कि हाँ, हम बहुत जल्दी 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में चल रही है। चाहे वो पीएमआई की बात करें तो जो पीएमआई है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो भी ऊंचा बना हुआ है, लगभग 60 के आसपास, जो एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, सर्विसेज सेक्टर में हमारी जो ग्रोथ है, मैं चौथी बात बता रहा हूँ कि सर्विसेज सेक्टर में हमारी जो ग्रोथ है, चाहे वो जीडीपी के संदर्भ में बोले या एक्सपोर्ट के संदर्भ में बोले, हमारी सर्विसेज की ग्रोथ वहाँ परिलक्षित हो रही है, जिसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होते हुए साथ ही साथ हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ये 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार हमारा जो पिछले 2-3 महीने से लगातार जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अब वो करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ जा रहा है। यानी जो ट्विन डेफिसिट हुआ करता था हमारा, एक तरफ फिस्कल डेफिसिट और दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को हमने काफी हद तक काबू में रखा है और करंट अकाउंट डेफिसिट अब सरप्लस में चला गया है। ये 5 बड़ी बातें हैं जो अर्थव्यवस्था को बहुत उत्साह देती हैं और यही कारण है शायद इस बार हमारे आरबीआई की एमपीसी की कमेटी की मीटिंग के बाद जो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पुराने सभी अनुमानों को पीछे पछाड़ते हुए, केवल आरबीआई नहीं कह रहा जी, इसके साथ ही साथ सभी दूसरे लोग भी कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है और अभी आरबीआई ने इसकी पुष्टि की है कि इस बार हम 7%
या उससे ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। विश्व के कई आंकलन इस बात की लगातार पुष्टि कर रहे थे, जिसको कि आज आरबीआई ने भी कहा है। अश्विनी जी, आरबीआई 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। जनता के लिए अच्छी खबर है, लेकिन दूरगामी किस तरह के परिणाम दिखाई देते हैं? देखिए, जैसे ही हमारी जो इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा काबू में आएगी, अभी हम 4 से 5% के बीच में चल रहे हैं, और ज्यादा काबू में आएगी तो रेपो रेट को कम करना संभव हो पाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब तक 2-3% रियल इंटरेस्ट रेट जो है, यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द इन्फ्लेशन रेट, जब तक रियल इंटरेस्ट रेट 2-2.5%, 3% से कम हो जाता है, तो हमारे देश में जो या कहीं पर भी उसकी जो सेविंग के लिए या बैंक के डिपॉजिट्स के लिए कठिनाई आती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को तभी कम करें जब हमारी इन्फ्लेशन काबू में आए, और इन्फ्लेशन लगातार अब हम धीरे धीरे करके उसको और नीचे ला रहे हैं। और दुनिया में जिस प्रकार से इन्फ्लेशन अब थोड़ा काबू में आ रही है, भारत में इन्फ्लेशन और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि अगली बार या उससे अगली बार, मुझे लगता है तो अगली बार ही रेपो रेट कम हो जाएगा और लोगों को ईएमआई में भी राहत मिलेगी, और लोगों को और भी, चाहे वो कार खरीदना हो चाहे घर खरीदना हो, और सस्ता हो जाएगा। अश्विनी जी, औद्योगिक विकास बेहतर हो रहा है, इसकी आपने भी बात की। सर्विसेज सेक्टर में बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक चिंता का विषय था पहले। तो अब आप किस तरह से देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर होते हुए? देखिए, जब जैसे ही आप अभी जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। अभी जो पिछले 2-3 महीनों के जो आंकड़े आ रहे हैं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स लगातार बेहतर हो रहे हैं। पहले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ जो है वो पहले नेगेटिव थी, पहले बहुत स्लो थी, स्टेबल हो गई थी। अब जाकर के अभी हम देख रहे हैं कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था वो सरप्लस में कन्वर्ट हो रहा है। और रुपया, आप ये देखिए, रुपया की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रुपया जो हर साल 5-6% गिर जाता था, डिप्रिसिएशन हो जाता था, पिछले वर्ष में 0.5% डिप्रिसिएशन हुआ है मात्र। यानी कुल मिलाकर के रुपए में स्टेबिलिटी आई है। और ऐसे जो अभी जितने भी नए लेख आ रहे हैं इस विषय में अर्थशास्त्रियों के, वो सब ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में रुपया मजबूत होगा और एप्रिशिएट करेगा डेप्रिशिएट होने की बजाय। अश्विनी जी, अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, 2021 के कोविड के दौर के बाद तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं अभी भी अपने उस संकट के दौर से उबर नहीं पाई हैं, और उसमें कुछ और बड़े कारण भी जुड़ गए हैं। वैश्विक परिस्थितियां जिस तरह की रही हैं, युद्ध जिस तरह के रहे हैं, क्या आप देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है? जिसकी बात शक्तिकांत दास ने कही है, जीडीपी बढ़ रही है, और उन्होंने कहा कि महंगाई का हाथी अब जंगल में टहलने चला गया है। देखिए, वो महंगाई का हाथी तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जहां तक दुनिया के मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के कारण, अन्य प्रकार की जो व्यवधानों के कारण नीचे जा रही हैं, लेकिन उसका लाभ भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज हम तेल अगर सस्ता खरीद पा रहे हैं तो इसलिए खरीद पा रहे हैं कि थोड़ा सा मूव कर जाइए, थोड़ा नेटवर्क स्लो है सर, डिम है। यूक्रेन जो है वो यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत ने रूस से चीन तेल खरीदना शुरू किया है और सस्ते में खरीदना शुरू किया है। तो इसलिए दुनिया में जहां इस प्रकार की व्यवधान कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं, भारत के लिए स्थितियां बेहतर हो गई। बिल्कुल, सप्लाई चेन की अड़चनों को देखते हुए भारत ने कुछ नई नीतियों के तहत कुछ नए विकल्पों की तलाश की और कुछ नई नीतियां बनाई हैं, जिसका बड़ा मैं यहाँ ये कहूं कि पीएलआई स्कीम जो है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, और उसमें सुधार की जरूरत है, वो करने जा रही है सरकार। भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था में पीएलआई स्कीम का भी अहम योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से विश्लेषण करने के लिए, आज के तमाम अहम फैसलों का आरबीआई ने जो सामने रखे। और आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।